नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से, क्योंकि हमारा परिवार जो है वो 1000 सब्सक्राइबर का हो गया है और ये आप सबके प्यार की वजह से ही हुआ है। आगे जो भी क्लास मेरी पढ़ती रहेगी प्रीवियस ईयर एग्जामों को नजर रखते हुए, क्योंकि 2 महीने बाद ही एग्जाम आपका यूपी पुलिस का होने वाला है, तो इधर मैं लगभग 2018, 2019 और 2024 के आए हुए सारे सेटों में जो जीएस में आए सेट हैं, इन सब का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊंगा और उसके साथ में व्याख्या भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है। इससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि प्रश्न एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। जिस तरह टीचर पढ़ाते हैं क्या उस तरह पूछा जाता है या एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। अलग अलग जगह आप अलग अलग विद्यमता से अलग अलग चीजें पाएंगे, पर यहाँ पर आपको एक एंथेटिक डाटा दिया जाएगा और उसके साथ एग्जाम के आए हुए प्रश्नों को 99% सॉल्व करवाया जाएगा। ऐसा आप नहीं पाएंगे कि बुक के प्रश्न सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अच्छा, एग्जाम के प्रश्न सॉल्व करने से फायदा ये होता है कि जो भी चीज हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है वो हमें मिल जाती है। तो चलिए चीजें शुरू करें। और ये यूपी पुलिस का 2024 का आया हुआ सेट है और एक बार देखिए कि प्रश्न कैसा है। 17 फरवरी 2024 का पहला शिफ्ट का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। एक्चुअली ये जीएस में भी है और हिंदी में भी है, क्योंकि हिंदी का एक क्वेश्चन आपके जीएस में आता ही आता है। तो देखा जाए, सबसे पहले दिशा के बारे में अगर हम आपको बताएं, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। ये हो गया आपका पूरब और ये होगा पश्चिम और ये आपका क्या हो गया? पश्चिम। अगर बात करें कि उत्तर पूरब की दिशा को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूरब की दिशा को हम ईशान बोलते हैं। दक्षिण पूरब यानी दक्षिण पूरब की दिशा को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पूरब दिशा को हम आग्नेय बोलते हैं। और बात करें दक्षिण पश्चिम दिशा को हम क्या बोलते हैं, तो दक्षिण पश्चिम दिशा को हम नेत्रव्य बोलते हैं। और बात करें उत्तर पश्चिम की दिशा को हम क्या बोलते हैं, तो उत्तर पश्चिम दिशा को हम वायव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं, वायव्य। तो पूछ क्या रहा है? उत्तर पूर्व की दिशा क्या है? पूरब उत्तर। तो ये पूरब ये उत्तर हो गया, तो इस दिशा को पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ईशान, ये इसका सही जवाब है। तो आने वाले और भी संभावित एग्जामों में आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण पूरब को क्या बोलते हैं या दक्षिण पश्चिम को क्या बोलते हैं। तो इस तरह आप कॉपी में नोट बनाते हुए चलिएगा और याद रखिएगा 70% जीएस आपका इसी सेट से जो यूपी पुलिस का करवाया जा रहा है, इससे एग्जाम में फंसाने की पूरी गारंटी मेरी है। आप देखिएगा कि किस तरह से इस सेट के माध्यम से आप ज्यादातर प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। पर आप एक चीज याद रखिएगा, क्लास में मैं आपको जितना डाटा दूं आपको याद होना चाहिए और पूछने पर कमेंट में आपका जवाब जरूर आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चला जाए। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो नोटबंदी। नोटबंदी। अच्छा, बात करें भारत में कुल नोटबंदी कितनी बार हुई है? भारत में कुल नोटबंदी, तो भारत में जो कुल नोटबंदी हुई है वो याद रखेंगे 3 प्रकार से। अच्छा, 3 प्रकार से नोटबंदी हुई, कब कब हुई? एक बार हुई 1946 में। 1946 में कब हुई? 12 जनवरी 1946। दूसरी बार हुई 16 जनवरी 1978 में। और तीसरी बार हुई 8 नवंबर 2016 को। वैसे नोटों को तो 5 बार बंद किया गया, लेकिन भारत में जो नोटबंदी हुई वो कितनी बार हुई? 3 बार। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न पूछे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई, तो स्वतंत्रता के बाद 2 बार, क्योंकि भारत आजाद हुआ था 1947 में और 1947 से पहले ही एक बार नोटबंदी कर दी गई थी। अच्छा, इसके अलावा कभी प्रश्न पूछ ले कि 8 नवंबर 2016 को कितने नोटों को बंद किया गया था, प्रचलन से बाहर किया गया था? तो 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया था। और यहाँ पर 10,000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया था। एक्चुअली यहाँ पर जो 1000, बात ध्यान से समझे,
हजार और 10,000 नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया। यहाँ पर 500, यहाँ पर कितना, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 500, हजार और 10,000। आप बोलेंगे क्या 10,000 को नोट भी प्रचलन में थी? हाँ जी, 10,000 की नोट भी प्रचलन में थी। अगर 1946 में 10,000 नोट को प्रचलन से बाहर किया गया तो 2018 में से 1978 में से कैसे चालू किया गया? बीच में से चालू किया गया था, बाद में 1978 में पूर्ण रूप से 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया। तो याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न बना है कि भारत में कुल नोटबंदी कितनी बार हुई? 3 बार। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार हुई? 2 बार। और पूछा है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? नोटबंदी से। और ये आया 17 फरवरी को, पहले शिफ्ट का एग्जाम। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? किसके लिए सही नहीं है? अगर आप ध्यान दें तो कौन सा वाक्य किसके लिए सही नहीं है? जीएसटी, जीएसटी के लिए सही नहीं। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। नहीं, एक समान और कानून प्रक्रिया तो नहीं है। ये इसका सही जवाब है। अच्छा, अगर बात करें जीएसटी के बारे में तो जीएसटी के बारे में समझिए, क्या जीएसटी का बारे में जानकारी हमारे संविधान में कहीं है? तो आप बोलेंगे जी सर जी, हमारे संविधान में जीएसटी के बारे में आर्टिकल 279 में बताया गया है। किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 279, अनुच्छेद अनुच्छेद 279 के ए में जीएसटी के बारे में प्रावधान है। प्रावधान किस, क्या प्रावधान है कि एक जीएसटी के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा, और ये जो जीएसटी परिषद होगा इसमें 33 सदस्य होंगे। अच्छा, इसके अलावा बात करें जीएसटी की बात करें तो कितने प्रकार के टैक्स लगाती है? तो 4 प्रकार, 4 प्रकार के कर लगाती है। 4 प्रकार के कर लगाती है। अच्छा, वो 4 प्रकार के कर कौन कौन से अगर जान लें? 5%, 12%, 18% और कितना, 28%। अच्छा, बात करें जीएसटी कितने प्रकार का है? जीएसटी 4 प्रकार के कर लगाती है, ये 3 प्रकार का है। 3 प्रकार। आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो प्रश्न की भाषा थोड़ा सा बदलें, 4 तरह से कहिए, 4 तरह और 3 प्रकार का होता है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा जीएसटी होता है अगर आप याद रखें तो एक जीएसटी होता है सी एस आई, सी जीएसटी, एस जीएसटी और एक हो गया आई जीएसटी। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, अगर आप थोड़ा सा बातों को समझ पाए तो इसके लिए एक, भारत में लागू कब हुआ जीएसटी? जीएसटी भारत में लागू, तो जीएसटी जो भारत में लागू हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को, और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। और जीएसटी जब भारत में लागू हुआ था तो इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास कब किया गया था? तो याद रखिएगा, इसे राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा तो इसे राज्यसभा से पास किया गया था, अगर आपको याद हो, 3 अगस्त 2016, और लोकसभा से पास किया गया था 8 अगस्त 2016। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर हुआ था वो 8 सितंबर 2016 को हुआ था। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ था जीएसटी के बिल को लेकर? वो हुआ था 8 सितंबर 2016 को हुआ था। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको और भी कुछ पॉइंट बताऊं इस जीएसटी को लेकर, तो याद रखिएगा जीएसटी को लेकर और भी कुछ पॉइंट है। पॉइंट क्या है अगर आप ध्यान दें तो पहला, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल था? तो 122वां, याद रखेंगे, संविधान 122वां संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन बिल तथा 101वां संशोधन था। 101वां संविधान संशोधन।
याद रखिए पेपर में कई बार पूछा जाता है जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? सबसे पहले लागू सबसे पहले लागू किसने किया? तो इसे सबसे पहले लागू किया था असम ने। किसने लागू किया था? असम ने। 2016 में इसने लागू किया था। और सबसे लास्ट में लागू किसने किया था? लास्ट में लागू या अंतिम में लागू? तो लास्ट में लागू इसे किया था, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। अच्छा, बात करें पूरे विश्व में जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुई? विश्व में सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुई? सबसे पहले जीएसटी लागू, तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी फ्रांस में। कहाँ लागू हुई थी? फ्रांस में। विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई थी? तो फ्रांस में लागू हुई थी। इसके अलावा और भी अगर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊं कि भारत में जो जीएसटी है वो किस देश के आधार पर भारत में जीएसटी आया है? भारत में जीएसटी किस देश से आधार भारत में आधारित जीएसटी किस देश से लिया गया है? तो भारत की जीएसटी याद रखेंगे, भारत की, इसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। भारत की जीएसटी कनाडा पर आधारित है। कनाडा पर आधारित है। अच्छा, याद रखिएगा पेपर में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है कि जीएसटी में कौन नहीं आता? तो याद रखेंगे स्टैम्प, स्टैम्प, शराब, शराब, अफीम, अफीम, और पेट्रोलियम। और क्या? पेट्रोलियम। ये वो चीजें हैं जिन्हें जीएसटी से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। और बात करें जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? क्या रखेंगे? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। परिषद में 33 सदस्य होते हैं और परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। और जीएसटी परिषद की सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरुण जेटली। जीएसटी परिषद के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न चौथा क्या कह रहा है? ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्घटना दुर्घटना नहीं, दुर्भावनापूर्ण कारकों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर का नाम, पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड का विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे लूसिंग, सोर्सिंग, चीटिंग, फिशिंग। तो याद रखेंगे फिशिंग। क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ये आप ही के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो कुछ प्रश्नों को देखकर तो आपको हंसी आती है। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। अच्छा, बात करें बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? राजधानी, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बात करें बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन है। अच्छा, सर्बिया की राजधानी की बात करें तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी कहाँ पर है? बेलग्रेड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? अंकारा। एक चीज याद रखिएगा, पेपर में पूछ ले तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। तो इसके अलावा और भी प्रश्नों को अगर आप याद रखें तो एक प्रश्न आप याद रखिएगा पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी, नेपाल की राजधानी, रूस की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, जापान की राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी। अब याद रखिए भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा चलती है वो है न्यूगल ट्रम। यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? न्यूगल ट्रम। इसका ऑप्शन ए सही है, थोड़ा आप ध्यान रखें। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? रुपया। यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? रुपया। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। मुद्रा क्या है यहाँ का? रूबल। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और यहाँ पर क्या चलता है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा क्या चलता है? डॉलर। जापान की मुद्रा कहाँ पर है? टोक्यो।
जापान की मुद्रा टोक्यो, और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है, एन। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है, रियाद, और मुद्रा यहाँ की क्या है, रियाल। इसके अलावा अगर आप याद रखें तो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है मालदीव। मालदीव, मालदीव की राजधानी कहाँ पर है, तो मालदीव की राजधानी है माले, और यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा का नाम है रुपया, नहीं रुफिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर डाउट हो जाता है। तो मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, कई देश से पेपर में प्रश्न बन जाता है। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी और दुग्ध उत्पादन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक याद रखिएगा, कई सारे दूध बेचने वाले ग्वालों का नाम गोपाल होता है, तो दूध उत्पादन के लिए जो पुरस्कार दिया जाएगा वो कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अब याद रखें, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, ये शुरुआत हुई 1961 में, और इसमें कितनी राशि दी जाती है, 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी राशि, 15 लाख रुपए की राशि। ये किसे दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, तो पिछले 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देखते हुए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, उस व्यक्ति की खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई 1885 में। ये 2 तरह से दिया जाता है। अच्छा, 2 तरह से दिया जाता है, तो सर वो 2 तरह कौन कौन से हैं, तो समझ लीजिए। एक तो होता है जीवन काल के लिए, उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन नहीं लगा दिया, और एक होता है नियमित के लिए कि वर्तमान में भी वो उस खेल से संबंधित। तो जीवन काल के लिए यहाँ पर जो दिया जाता है वो 15 लाख, और जो नियमित के लिए दिया जाता है वो कितना लाख दिया जाता है, 10 लाख दिया जाता है। अब बात करें ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2002 में, और इसमें कितनी राशि दी जाती है, 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, पेपर में कई बार पूछा है, आपके इसी यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया है कि किस पुरस्कार का संबंध किससे है। जैसे आपसे पूछ ले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद पूछ ले ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, व्यास व्यास सम्मान पुरस्कार, जेसीबी, पेपर में बहुत पूछा गया है, जेसीबी पुरस्कार, जेसीबी पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और पूछ ले ये सारे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो सारे पुरस्कार हैं आपके एक सबसे फेमस क्षेत्र है साहित्य, सारे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर आपसे और भी पूछ ले, जैसे आप बता पाए एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करें ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो एबल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, एबल पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। और ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखेंगे संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। अगर इसके बाद भी कुछ पुरस्कार के बारे में मैं आपको नाम बताऊं, तो जैसे एक पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, ऑस्कर, ऑस्कर पुरस्कार। और एक पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो यार याद रखेंगे ये दोनों पुरस्कार जो हैं वो किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और भी कुछ पुरस्कार हैं, जैसे आपसे पूछ ले पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और एक होता है प्रितिजर, प्रितिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में, पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। प्रितिजर जो पुरस्कार है ये वास्तुकला, वास्तुकला
यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखेंगे प्रीतिजत पुरस्कार दिया जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है। इसके बाद आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। कौन सा बंदरगाह कहाँ पर स्थित, कच्छ के गुजरात में स्थित है, क्या रखेंगे कांडला बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और इससे एक पॉइंट बनता है एग्जाम में, वो कौन सा पॉइंट बनता है पारादीप बंदरगाह से, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद पूर्वी घाट का पहला बंदरगाह है। पूर्वी घाट का पहला बंदरगाह, स्वतंत्रता के बाद पूर्वी घाट का पहला बंदरगाह है, 1966 में इसका निर्माण हुआ था। बात करें मार्मागुआ बंदरगाह कहाँ पर है, तो मार्मागुआ बंदरगाह है ये कर्नाटक में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह कहाँ पर है, ये है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, एग्जाम में कई बार पूछा है, देश में कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है। बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या देश में, बड़े बंदरगाह की जो कुल संख्या है वो 13, और छोटे बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है, छोटे बंदरगाह की संख्या, तो छोटे बंदरगाह की संख्या 200 के आसपास में। बड़े बंदरगाहों पर जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है, और छोटे बंदरगाहों पे जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, राज्य सरकार का। बड़े बंदरगाह सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, 3 है, और छोटे बंदरगाह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, लगभग 48 बंदरगाह महाराष्ट्र में है। इसके अलावा अगर आप याद रखें, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। मेरी एक बात आप याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा है कि जैसे मांडवी बंदरगाह कहाँ पर है, बंदरगाह को हम पोर्ट लिख सकते हैं, मांडवी बंदरगाह, दहेज बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, ये सारे बंदरगाह कहाँ पर हैं, तो याद रखेंगे ये सारे बंदरगाह आपके गुजरात में, गुजरात। इसके अलावा एक बंदरगाह है जिसका नाम अगर आपको पता हो, अचकल बंदरगाह कहाँ पर है, तो अचकल जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह आपका पड़ता है केरल में। बंदरगाह कहाँ पर, केरल में। कराईकल बंदरगाह भी केरल में ही है। एक नहीं, कराईकल नहीं, कराईकल बंदरगाह आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये छोटे बंदरगाह हैं जो पेपर में खूब पूछे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला बंदरगाह कौन सा है, निम्नलिखित में से श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। ये करेंट का क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे यूपी पुलिस में इसका, गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, सही जवाब। यूपी पुलिस में जो करंट अफेयर पूछा जाता है, 37 क्वेश्चन जीएस का आता है। आप याद रखेंगे कितना क्वेश्चन आता है, 37 क्वेश्चन जीके जीएस का आता है, जिसमें करंट अफेयर मुश्किल से 3 से 4 होता है, या फिर 5 होता है, इससे ज्यादा करंट अफेयर नहीं होता। तो करंट अफेयर यूपी का ही सबसे ज्यादा होता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से करंट अफेयर की क्लास ले लूंगा, और उससे ज्यादा आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, गांधीनगर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतकार का संस्थापक कौन है। खुदाई खिदमतकार के संस्थापक, तो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में याद रखेंगे, ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के। इनका एक उपनाम है जो बहुत फेमस है, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इन्हें भारत का बादशाह भी कहा जाता है, और ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं, पहले विदेशी व्यक्ति, पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला। अच्छा है, पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला तो कब मिला, 1987 में मिला था। बदरुद्दीन तैयब जी से एक प्रश्न आप याद रखिएगा, इनका क्या है, ये कांग्रेस के तीसरे सम्मेलन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सम्मेलन के अध्यक्ष, तीसरे सम्मेलन के अध्यक्ष थे।
और तीसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। स्थापना किसने के द्वारा हुआ था? ए यू ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए यू एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोला जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, इन्हें बोला जाता है पाकिस्तान का पितामह। इन्हें क्या बोलते हैं? पाकिस्तान का पितामह कहते हैं। पाकिस्तान का पितामह। मौलाना आजाद, ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सबसे कम उम्र में, याद रखेंगे, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1923 में बने थे। और दिल्ली में 1923 में बने थे। कहाँ बने थे? दिल्ली। कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन आर्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी को मिले कुछ पुरस्कार हैं। कुछ पुरस्कार हैं नरेंद्र मोदी को मिले। तो कौन कौन से पुरस्कार जो अभी हाल ही 2023-24 में मिले हैं? जैसे एक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ लगोहू पुरस्कार, इन्हें मिला है। ऑर्डर ऑफ लगोहू पुरस्कार, ये किस देश का है? तो पपुआ न्यू गिनी का है। पपुआ न्यू गिनी का पुरस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। फिर उसके बाद एक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ फिजी। ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार, ये किस देश का है? तो ऑर्डर ऑफ फिजी जो पुरस्कार है, ये फिजी देश का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तीसरा पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑनर किस देश का है? ऑर्डर ऑफ ऑनर किस देश का है? ये है ग्रीस का। किस देश का है? ग्रीस का। और ऑनर ऑफ लीजन, नहीं, ग्रीस देश का। हाँ, सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी। तो सही जवाब कौन सा होगा? इटली। मेरी एक बात याद रखेंगे, इटली की राजधानी कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम। इटली की मुद्रा क्या है? किसकी मुद्रा है? यूरो। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा क्या है? यूरो। यूरो। नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू, यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? रुपया। जर्मनी की राजधानी कहाँ पर है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यहाँ पर क्या चलता है? यूरो। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? श्री जयवर्धनम पूरे कुट्टे। श्री जयवर्धने पूरे, श्री जयवर्धने पूरे कुट्टे। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलता है? रुपया। भारत के किस पड़ोसी देश में रुपया चलता है? तो याद रखेंगे, मालदीव में क्या चलता है? रुपया। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, म्यांमार की राजधानी नापीता है और वहां पर जो मुद्रा चलती है वो क्यात चलती है। म्यांमार की राजधानी नापीता, मुद्रा क्या चलती है? क्यात। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा, आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कोलंबो, श्रीलंका। याद रखेंगे, कोलंबो श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ, अगर श्रीलंका के तट पर पहुंचा है तो श्रीलंका के साथ भारत की कुछ पुरानी यादें हैं। पहला, श्रीलंका से आप याद रखेंगे, श्रीलंका सिंघल द्वीप पर बसा है। किस द्वीप पर बसा है? सिंघल द्वीप पर बसा है। इसे हिंद महासागर का मोती बोलते हैं। हिंद महासागर, हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। मोती। एग्जाम में प्रश्न पूछा है, किस देश को हिंद महासागर का मोती बोलते हैं, या किस देश का आकार नारियल की तरह है, या किस देश का आकार आंसू की तरह है? तो वो कौन है? श्रीलंका। और याद रखेंगे, श्रीलंका और भारत के साथ, श्रीलंका और भारत के साथ कुछ चीजें, जैसे एक खाड़ी पड़ती है, पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? पाक जलडमरू मध्य, पाक
जल डमरू मध्य। अच्छा, पाक जल डमरू मध्य को आदम का पुल भी बोलते हैं, आदम का पुल भी कहा जाता है। इसके अलावा आप याद रखें, श्रीलंका और भारत के साथ कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, श्रीलंका और भारत के साथ कुछ युद्धाभ्यास होते हैं। उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? एक का नाम है स्लिनेक्स, स्लिनेक्स। दूसरा जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि स्लिनेक्स युद्धाभ्यास किस देश के साथ होता है? भारत श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किस देश के साथ होता है? तो ये भी भारत श्रीलंका के साथ। अच्छा, अगर बात करें कि चलिए आप श्रीलंका के बारे में कुछ चीज बता दीजिए, जैसे श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? श्री जयवर्धनपुरे कुट्टे। अगर बात करें श्रीलंका की भाषा क्या है, यहाँ की मुख्य भाषा, तो याद रखेंगे श्रीलंका की जो मुख्य भाषा है वो है सिंघली। यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? सिंघली। और थोड़ी बहुत यहाँ पर एक भाषा चलती है जिसका नाम क्या है? तमिल। श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस, तो श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 फरवरी को मनाता है श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस। आगे चला जाए और थोड़ा सा देखा जाए, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय। किस मंत्रालय में के पास है ये जनगणना कराने की शक्ति? गृह मंत्रालय के पास। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय याद रखेंगे नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना स्थापना हुआ 1993 में। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस, तो मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। कुछ आयोग है जिनसे प्रश्न पेपर में बार बार पूछता है, कॉपी में इसे नोट कीजिएगा। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये कब बना? इसके बाद पूछता है केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना? केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब बना? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब बना? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब बना? एक पूछता है आपसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कब बना? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? एक आपसे पूछता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना? चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे पूछ ले राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? 1992। केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना? 1964। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब बना? 1992। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? 1993। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग कब बना? 2004। याद रखिएगा एक्ट 2003 का है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग पहले 1978 में थे, पर आगे चलकर 89वां संविधान संशोधन 1 कम 90 89वां संविधान संशोधन 2000 एक्ट 2003 के तहत इसे संशोधन किया गया और अनुच्छेद 338 के ए और अनुच्छेद 338 के बी में रखा गया। तो याद रखिएगा ये आयोग कब बना? 2004 में। और इन सारे आयोगों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। आगे चला जाए, देखा जाए, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? गुड़ी पड़वा बहुत फेमस है, पेपर में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्योहार है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में एक त्योहार होता है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में याद रखेंगे नराली पूर्णिमा उत्सव। नराली पूर्णिमा उत्सव कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में बात करें शिवाजी उत्सव, शिवाजी
उत्सव कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। और अगर बात करें तो याद रखेंगे, एक सबसे फेमस उत्सव है, अगर आप याद रखें, शिवाजी उत्सव, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी उत्सव बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, गुजरात में कौन कौन से उत्सव चलते हैं? तो गुजरात के उत्सव अगर आपको याद हो तो गुजरात में एक उत्सव चलता है जिसका नाम है पतंग उत्सव। पतंग उत्सव गुजरात में। रण उत्सव कौन सा? गुजरात में। मोडेरा उत्सव कौन सा, कहाँ चलता है? मोडेरा उत्सव। तो मोडेरा उत्सव भी कहाँ पे चलता है? गुजरात में। उत्तराखंड में कौन सा उत्सव है? फूलदेई त्योहार। फूल देही त्योहार कहाँ पे चलता है? उत्तराखंड में चलता है। और बात करें उत्तराखंड में ही एक त्योहार है जिसका नाम है साजो, नहीं साजो, साजो यहाँ का नहीं है, फूल देही त्योहार। और उसके बाद एक त्योहार आता है जो है हरेला। कौन सा त्योहार? हरेला उत्सव। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि मेला, बहुत फेमस है। चैत्र नवरात्रि मेला कहाँ पे चलता है? हिमाचल प्रदेश में चलता है। और हिमाचल प्रदेश में एक उत्सव और भी मनाया जाता है, अगर आपको पता हो, साजो उत्सव। साजो उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। तो गुड़ी पड़वा कहाँ पर चलता है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र इसका सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये यूपीपी का जो 17 फरवरी को हुआ था, शाम वाली शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम का प्रश्न है, आप खुद जाकर देख भी सकते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? किस दिन भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर दिया गया था और उस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। पूरा संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आप थोड़ी सी बात समझें, जैसे अगर बात करें कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर का कौन सा दिवस मनाते हैं, और 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? आप बता पाए? फिर 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर साक्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और बात करें 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाते हैं। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। इसके अलावा अगर और भी बात करें कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 26 जनवरी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस सबको पता है। 26 जनवरी को याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। एक पेपर में खूब पूछा जाता है, अगर आपको पता हो तो, 24 जनवरी और 11 अक्टूबर। 24 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। और 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए 14 नवंबर के बारे में। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 2 दिवस बहुत फेमस है। एक दिवस जो फेमस है वो है विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। और एक है बाल दिवस। एक कौन सा दिवस है? बाल दिवस। लेकिन यही आपसे पूछ ले, वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? बाल दिवस की बात करेगा तो 14 नवंबर, और बात करेगा वीर बाल दिवस कब मनाते हैं, तो वीर बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर को मनाते हैं। एक बात और भी आप याद रखेंगे, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। और अभी हाल ही में इससे पहले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपसे पूछा था कि 25 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं। 25 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषित किया है कि 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। फिर आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसमें से कौन सा है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो याद रखेंगे भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की शुरुआत तो याद रखेंगे 1954। और याद रखिएगा पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, इन तीनों पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। अब बात करें कि वरीयता के क्रम में पुरस्कार कौन कौन से आते हैं। वरीयता के क्रम में पुरस्कार, तो वरीयता के क्रम में बात करें पुरस्कार, तो सबसे पहले स्थान पर जो आता है वो है भारत रत्न, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान। पहले स्थान पर आने वाला पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न। दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण। तीसरे स्थान पर पद्म भूषण। और चौथे स्थान पर क्या आता है? पद्म श्री। और याद रखिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री ये इस बार टोटल 132 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 132। 5, 17, 110 का रेशियो है। इसके बाद आगे चला जाए। अच्छा मेरी अब बात समझे कि भारत रत्न कुल कितने लोगों को दिया गया है अब तक 2024 तक? कुल कितने लोगों को प्राप्त हुआ? कुल कितने लोगों को? क्या रखेंगे? भारत रत्न जो है अब तक कुल 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका। पहली बार कब दिया गया था? फर्स्ट टाइम तो पहली बार दिया गया था 1954 में। और किस किस को दिया गया था 1954 में? तो 1954 में दिया गया था एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। सर्वपल्ली राधा कृष्णन को दिया गया। उसके बाद सीवी रमन को दिया गया। फिर उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। अच्छा अंतिम बार कब दिया गया अब तक? अंतिम बार याद रखिएगा, अंतिम बार जो दिया गया है वो दिया गया है 2024 में। कब दिया गया? 2024 में। और कितने लोगों को दिया गया है? तो टोटल ये 5 लोगों को दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत रत्न किसी 5 व्यक्तियों या 5 हस्तियों को दिया गया। इससे पहले ये 3 ही लोगों को दिया जाता। कौन कौन से नाम है? एक नाम है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। एक नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। फिर उसका नाम है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। फिर उसके बाद नाम आता है पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव। फिर उसके बाद नाम आता है एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। इसमें सारे लोग मरणोपरांत पाए हैं, बस लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ दिया जाए। बाकी सारे लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया? मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न सबसे यंग किसे दिया गया था? याद रखेंगे सबसे यंग अगर ये किसी को दिया गया था तो क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? और ये आपका यूपी पुलिस की एग्जाम किस एग्जाम में आया? तो ये आया था शिफ्ट दूसरे में, तो 1930। साइबर क्राइम के लिए कौन सा? 1930। अच्छा रक्त के लिए कौन सा है? रक्त बैंक के लिए 1910। रक्त बैंक के लिए कौन सा? 1910। अच्छा अगर बात करें, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि पुलिस शिकायत के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? फिर उसके बाद बात करें महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? रेलवे पूछताछ, पूछताछ, रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? रेलवे दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? रेलवे
दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? सीएम हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? सीएम हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? एम्बुलेंस एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? मानवाधिकार मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, ध्यान से समझ। पुलिस हेल्पलाइन नंबर पहले 100 था, अब वर्तमान में कितना हो गया? 112। महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090। रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर है 139। रेलवे दुर्घटना 1072। सीएम हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1076। एम्बुलेंस 102 और 108। मानवाधिकार आयोग कितना है? 14 43 3 14 43 3। ये वो हेल्पलाइन नंबर है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा आपको महिला हेल्पलाइन नंबर याद रखना है, रेलवे दुर्घटना याद रखना है, और सीएम हेल्पलाइन नंबर याद रखना है। इसका सही जवाब है कौन सा? साइबर क्राइम के लिए 1930, रक्त बैंक के लिए 1910 हेल्पलाइन नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? गोदान, ये हिंदी का प्रश्न है, लेकिन किसमें पूछ लिया जाता है? हिंदी, चूंकि हिंदी का एक प्रश्न किसमें आता है? जीएस में आता है, याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद, फिर सूर्य माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में याद रखेंगे। इन्हें साहित्य अकादमी पहला पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। कब मिला था? 1955 में मिला था। किस रचना के लिए मिला था? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी राज तरंगिणी के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं जो पेपर में खूब पूछी जाती हैं, जैसे इनकी एक रचना है रंगभूमि। रंगभूमि। एक रचना है कर्मभूमि। कर्मभूमि। एक रचना है गमन। और इसके बाद याद रखेंगे गोदान। गोदान इनका सबसे अंतिम उपन्यास था, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास। पेपर में कई बार पूछा है। मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास का नाम क्या है? गोदान। मंगल सूत्र किसकी अधूरी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद को ही खत्म कर लेते हैं। इनकी कहानी कौन सी है जो पेपर में खूब पूछी जाती है? इनकी कहानी, तो इनकी कहानी एक है जो पेपर में खूब पूछी जाती है, पूस की रात। पूस की रात। उसके बाद एक कहानी है ईदगाह। ईदगाह। उसके बाद मानसरोवर। मानसरोवर। फिर बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी। ये कहानी किसकी है? ये सारी कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? अनामिका। अनामिका इनकी रचना है। परिमल बहुत फेमस है। गीतिका। अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सारी रचनाएं किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कई सारी हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। इसके बाद आगे चला जाए। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? किसमें लैक्टिक एसिड होता है? आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो दही में। दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक। दूध और दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। अच्छा, अगर बात करें कि घास में कौन सा अम्ल होता है? नारियल में कौन सा अम्ल होता है? सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में कौन सा अम्ल होता है? जैसे सेब में एक अम्ल होता है मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल होता है। नारियल में होता है लॉरिक अम्ल। नारियल में कौन सा? लॉरिक अम्ल होता है। घास में कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल। घास में कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि चलिए बताइए, इमली में कौन सा अम्ल होता है? और सिरके में होता है साइट्रिक। सिरके में साइट्रिक अम्ल होता है। और इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में होता है टाट्रिक। टाट्रिक अम्ल होता है। और बात करें कि किसमें कौन सा अम्ल होता है, जैसे दूध और दही में बात करेगा तो लैक्टिक एसिड। एक आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। चींटी और बिच्छू के
डंक में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये आपके लिए होमवर्क है। और इसका सही जवाब है दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक एसिड होता है। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।